हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं क्लास 12 की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 वंशागत का आणविक आधार। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी, और यह टॉपिक कठिन होने के कारण जल्दी समझ में नहीं आता। बात करते हैं टॉपिक की, वो है स्थानांतरण या रूपांतरण। यहाँ शब्द आ रहा है रूपांतरण। रूपांतरण यानी जब कोई इंसान अपना रूप बदल ले या कोई वस्तु अपनी रूप बदल लेगी तो उसको हम रूपांतरण कहेंगे। इंग्लिश में कहें तो ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का सिंपल से अर्थ होता है कि अनुवाद करना। तो अनुवाद किसका करना? अनुवाद करना कि जो एक आनुवांशिक कूट है, आनुवांशिक कूटों का जो है हम बदलाव कर दें, अनुवाद कर दें किसमें, प्रोटीन को, तो यही क्या कहलाता है? रूपांतरण कहलाता है या ट्रांसलेशन कहलाता है। अंग्रेजी में हम समझते हैं कि जब हिंदी के शब्दों को अंग्रेजी में हम परिवर्तित करते हैं तो वो ट्रांसलेशन कहलाता है। उसी तरीके से जब कोडॉन्स के कोडों के अनुसार किसका एमिनो एसिड यानी प्रोटीन के वो इकाई आके जुड़ जाती है तो इसी को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। ये एक साधारण परिभाषा हुई, इसको हम डिटेल में समझते हैं। अब बात होती है कि ये ट्रांसलेशन आया कहाँ से, ये किसने बताया कि हाँ ऐसी प्रक्रिया होती है। तो बात करते हैं जिन्होंने डीएनए का मॉडल दिया था वो दो वैज्ञानिक, वॉटसन और क्रिक। तो जो क्रिक थे उन्होंने एक मूल सिद्धांत दिया जिसको हम सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। फिगर में आप देख रहे हैं, यह मूल सिद्धांत बताता क्या है? यह मूल सिद्धांत बताता है कि जब डीएनए से डीएनए का निर्माण होता है तो इसको हम प्रतिकृति कहते हैं, जिसको रेप्लिकेशन बोलते हैं। और जब यही डीएनए एमआरएनए का निर्माण करता है, मैसेंजर आरएनए का निर्माण करता है, तो इसको हम अनुलेखन कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और यह एमआरएनए जब प्रोटीन का निर्माण करता है तो इसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं, रूपांतरण कहते हैं। तो ये मूल सिद्धांत का वो आखिरी चरण है जहाँ पे एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है। इस पूरी प्रक्रिया को हम यहाँ पे समझेंगे और बहुत आसानी से समझेंगे जिससे आपका कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। अब बात आती है परिभाषा की। वह प्रक्रिया यानी जो रूपांतरण वह प्रक्रिया है जिसमें अमीनो अम्ल, अब अमीनो अम्ल क्या होते हैं थोड़ा इसको समझते हैं, क्योंकि परिभाषा के वो शब्द अगर एक भी कठिन है, आपको नहीं समझ में आएगा तो कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। जिस तरीके से अगर हम समझें कि अंग्रेजी के 26 अक्षर सिर्फ होते हैं ए से जेड तक, वो अलग अलग 7 से 8 हज़ार जो है अंग्रेजी के शब्द बना देते हैं। केवल 26 अक्षर आगे पीछे जोड़ के 7,000 शब्द बना देते हैं। उसी तरीके से प्रकृति में जितने भी प्रोटीन बनते हैं उसको बनाता कौन है? अमीनो एसिड। जैसे मोती की माला में जो मोती होती है, अगर एक एक मोती को जोड़ दिया जाए एक माला बन जाती है, तो वो एक जो मोती है उस माले की, वो क्या है? अमीनो एसिड। अगर उस माला को हम प्रोटीन समझ लें तो उसका एक मोती क्या कहलाएगा? अमीनो एसिड। यानी जो प्रोटीन की इकाई वो क्या है? अमीनो एसिड्स है। बात समझ में आ गया कि अमीनो एसिड्स मिल के प्रोटीन का निर्माण होता है। जब अमीनो एसिड के बहुलकन माने बार बार अमीनो एसिड आके जुड़ जाते हैं, एक क्रम में आके जुड़ते हैं, जुड़ने से एक पॉलीपेप्टाइड का निर्माण होता है। अब यहाँ शब्द आता है अमीनो एसिड, समझ गए, आपस में जुड़ गए, पॉलीपेप्टाइड बना, वो क्या होता है? यहाँ फिगर में देखिएगा, ये ए अमीनो एसिड है, बी सी, एक मैंने नाम दे दिया डी ई। ये अमीनो एसिड आपस में जुड़ते चले जा रहे हैं और इनके बीच एक बंध बन रहा है। हर अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से जुड़ रहा है, उसके बीच एक बॉन्ड बन रहा है, बंध बन रहा है, वो बंध क्या कहलाता है? पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है। तो दो अमीनो एसिड के जोड़ने के लिए जो बॉन्ड बनता है, बंध बनता है, उसको पेप्टाइड बॉन्ड करते हैं। और जब ढेर सारे हो जाते हैं तो पॉली माने ढेर सारे पेप्टाइड बॉन्ड मिलके इस अमीनो एसिड को जोड़ देते हैं। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं कि इसकी आगे की जो टॉपिक है वो क्या कहता है। इस प्रक्रिया में मुख्य भूमिका राइबोसोम को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग एमआरएनए, जिसको मैसेंजर आरएनए, दूत आरएनए कहते हैं, वह एमिनो एसिड टीआरएनए की होती है। तीन चीज़, राइबोसोम, एमआरएनए और एमिनो एसिड टीआरएनए, ये तीन की मुख्य भूमिका होती है किसका? प्रोटीन के निर्माण में। तो हम आगे देखते हैं किसके बारे में। एमिनो अम्ल का क्रम एमआरएनए के कोडॉन्स के अनुसार बनता है। अब थोड़ा एमआरएनए के बारे में समझते हैं। एमआरएनए जिसको हम मैसेंजर आरएनए कहते हैं, हिंदी में कहें तो दूत आरएनए। जैसे डीएनए दो श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है, उसी प्रकार से आरएनए एक श्रृंखलाओं से मिलकर बने होते हैं।
अगर उस श्रृंखला की बात करें, वो श्रृंखला बनती कैसी है, तो उसमें एक एक न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ के एक लंबी एमआरएनए की श्रृंखला बनाते हैं। आपको ये भी पता होगा कि डीएनए और आरएनए में जो अंतर होता है कि डीएनए में 2 श्रृंखलाएं होती है, आरएनए में 1 श्रृंखला होती है। और जो न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है आरएनए में, वो थायमिन के स्थान पे क्या पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है। तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल, ये सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ के एक एमआरएनए का निर्माण करते हैं। ये एमआरएनए 3-3 के न्यूक्लियोटाइड को, फिर से समझिएगा, 3-3 के न्यूक्लियोटाइड जब इकट्ठे हो जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कोडॉन्स कहते हैं, या तो हम उसको आनुवांशिक कूट कहते हैं। तो यहाँ पे कोडॉन्स शब्द समझ में आ गया होगा कि एमआरएनए के 3-3 न्यूक्लियोटाइड को हम क्या कहते हैं, आनुवांशिक कूट, जेनेटिक कोड या कोडॉन्स कहते हैं। इसी के क्रम के आधार पे एमिनो एसिड आके जुड़ जाते हैं। तो यह एक मेन जो बनाने का, प्रोटीन बनाने का जो मेन सूत्र होता है, वो किसके पास होता है, एमआरएनए के पास होता है। अब हम यहाँ पे एक विशेष चीज़ समझते हैं, वो क्या है, अंतरण आरएनए। अंतरण आरएनए को हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसफर आरएनए, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे तो टीआरएनए कहते हैं। टीआरएनए का आवेशीकरण, या इसी को कहते हैं एमिनो एसिलेशन ऑफ टीआरएनए। अब ये आवेशीकरण क्या होता है, तो यहाँ पे थोड़ी बात समझते हैं। एक टीआरएनए का स्ट्रक्चर आप समझ लें। पहले ये फिगर में जो देख रहे हैं वो टीआरएनए का स्ट्रक्चर है। इसको क्लोवर लीफ मॉडल कहा गया, या ऐसी एक पौधे की कल्पना की गई जिसकी पत्तियाँ इस तरीके से चारों दिशा में फैली हुई हैं। अब ये जो टीआरएनए होती है, इसकी 4 भुजाएं होती हैं। एक छोटी सी भुजा होती है 5वीं, जिसके फंक्शन या कार्य के बारे में नहीं पता है। ये चारों भुजाओं का एक अपना रोल है। नीचे वाली जो भुजा होती है उसको हम कहते हैं एंटीकोडॉन भुजा। इसके पास एक नीचे लूप है जिसको एंटीकोडॉन लूप कहते हैं। ये क्या, इसका काम होता है कि एमआरएनए के कोडॉन्सों को पढ़ना, कि एमआरएनए में ऐसे कौन से जो कोड हैं जो आपस में एक दूसरे से मैच कर जाएं और वह टीआरएनए उस एमआरएनए के कोड से आके जुड़ जाए। बात समझ में आ गई। अब इसमें जो ऊपर एक भुजा होती है उसको अंगीकार भुजा कहते हैं, एक्सेप्टर आर्म कहते हैं, जहाँ पे एमिनो एसिड आके जुड़ता है। अब थोड़ा यहाँ पे हम समझते हैं, यह एक टीआरएनए है। टीआरएनए के पास यहाँ पे एक एमिनो एसिड आके जुड़ गया। तो यहाँ पे एमिनो एसिड आके तुरंत नहीं जुड़ जाता। इस एमिनो एसिड को इस टीआरएनए के 3' वाले सिरे में जुड़ने के लिए उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है, हाई एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी पाता कहाँ से है, तो वो एनर्जी पाता है एटीपी से। एटीपी मीन्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको हम ऊर्जा के सिक्के कहते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रियम बनते हैं, ये एटीपी जो होते हैं, इस एटीपी को ये टीआरएनए ले लेता है और एटीपी की ऊर्जा से ये एमिनो एसिड इस तीसरे 3' कार्बन के सिरे पे आके जुड़ जाते हैं। जैसे ये एमिनो एसिड तीसरे कार्बन पे टीआरएनए पे जुड़ जाता है, ये क्या हो जाता है, इसका आवेशीकरण हो जाता है। तो बात क्लियर हो गई कि जब टीआरएनए पे एटीपी के सहायता से एमिनो एसिड आके जुड़ जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, एमिनो एसिलेशन ऑफ टीआरएनए, या इसी को टीआरएनए का आवेशीकरण कहते हैं। बात समझ में आ गई। तो इसकी परिभाषा देखते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें अमीनो अम्ल एटीपी से ऊर्जा लेकर टीआरएनए के 3' सिरे पे जाके जुड़ जाता है, तो उसी को हम टीआरएनए का आवेशीकरण कहते हैं। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा यहाँ पे कि आवेशीकरण क्या होता है। काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आता, लेकिन यहाँ समझ लीजिएगा कि जब टीआरएनए के 3' सिरे पे एमिनो एसिड एटीपी का ऊर्जा लेके जुड़ जाता है, तो अब ये टीआरएनए सामान्य टीआरएनए नहीं हो गया, एमिनो एसिल टीआरएनए हो गया। अब हम अगले बिंदु पे आते हैं जो महत्वपूर्ण, राइबोसोम। राइबोसोम ही वह मेन फैक्ट्री है, कारखाना है, जो कि इस सारे ट्रांसलेशन या प्रोटीन के निर्माण को पूरा करता है। अब ये इसको समझते कैसे हैं, यह राइबोसोम होता क्या है, राइबोसोम की ऐसी कौन सी विशेषता होती है, उसकी संरचना क्या है, इसको समझते हैं डिटेल में। पहला, राइबोसोम मुख्य कारखाना है जहाँ प्रोटीन का निर्माण होता है। ये बात समझ में आ गई। अगला बिंदु क्या कह रहा है कि ये बना किससे होता है, तो यह आरआरएनए मीन्स राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए ये बनता कहाँ से है, तो यह आरआरएनए भी बनता है डीएनए से। डीएनए जो कि न्यूक्लियस केंद्र के अंदर पाए जाते हैं, यह डीएनए का क्या होता है, अनुलेखन होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, और उसी से क्या बनते हैं, आरआरएनए बनते हैं। राइबोसोमल आरएनए और 80 प्रकार के प्रोटीन
एनसीईआरटी बुक में दिया है 80 प्रकार के प्रोटीन्स और आरआरएनए मिलकर राइबोसोम का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ बता दें कि इस राइबोसोम का नाम राइबोसोम क्यों पड़ा, तो आपको बता दें कि राइबो न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए में भी राइबो शुगर होता है, आरएनए में भी राइबो शुगर होता है, तो राइबो न्यूक्लिक अम्ल की अधिकता के कारण इसे राइबोसोम कहा गया, क्योंकि ये राइबोज शुगर से बने हुए हैं। तो इसीलिए इन छोटे कोशिकाओं को क्या नाम दिया गया, राइबोसोम कहा गया। अब हम बात करते हैं अगले बिंदु की कि राइबोसोम की संरचना क्या होती है। फिगर में देखिएगा तो ऊपर एक छोटी संरचना होती है और एक नीचे। जो राइबोसोम होते हैं 2 सब यूनिट से मिले होते हैं। एनसीईआरटी में हिंदी में उसको कहा गया उप एकक। तो यहाँ पे 2 उप एकक यानी सब यूनिट, एक बड़ी छोटी सब यूनिट और नीचे बड़ी सब यूनिट, ये जब दोनों मिल जाते हैं तो एक राइबोसोम का निर्माण हो जाता है। तो राइबोसोम जो होता है वह 2 उप एकक सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं। अब ये कितने प्रकार के होते हैं इसको यहाँ पे समझते हैं। राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं 70S और दूसरा क्या होता है 80S। यस माने स्टर्टिवेंट। एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया कि जब यह घूमते हैं और यह कितने दूर तक जाके उस पहिए में, उस चक्के में रुक जाते हैं, वहीं से इसकी यूनिट बनी यस। तो 70S राइबोसोम पाए किस में जाते हैं, ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वो कोशिकाएं होती हैं जिसमें कि केंद्रक नहीं पाया जाता। केंद्रक नहीं पाया जाता तो उनके आनुवंशिक पदार्थ कहाँ रहते होंगे, तो उनके जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं, क्रोमोसोम या डीएनए जो होते हैं, वो सीधा किस में होते हैं, साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में तैरते रहते हैं बीच में। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, तो जीवाणु, बैक्टीरिया में जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो बिना किसी केंद्रक कला से घिरे होते हैं और वो तैरते रहते हैं। तो प्रोकैरियोटिक के जो न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। वहाँ केंद्रक शब्द का प्रयोग नहीं होता, वहाँ न्यूक्लियोइड शब्द का प्रयोग होता है। तो बैक्टीरिया क्या कहलाते हैं, प्रोकैरियोटिक के एग्जाम्पल हैं। और जो माइटोकॉन्ड्रिया, यूकैरियोटिक में जो माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक के अंदर भी आपको ये जानकारी होगी कि माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में भी डीएनए पाए जाते हैं और उनमें भी क्या होते हैं, जो राइबोसोम होते हैं वो 70S प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर हो गया। और 70S के जो सब यूनिट होती हैं, जो छोटी सब यूनिट होती है वो 30S और जो बड़ी वाली सब यूनिट होती है वो 50S होती है। अब आर्यनिक राइबोसोम के दूसरे प्रकार को समझते हैं। जो दूसरा होता है वो होता है 80S पाया किस में जाता है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, चाहे वो बहुत छोटा जीव हो या बहुत हम इंसानों तक या बड़े बड़े पौधे, ये सभी किससे, यूकैरियोटिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 80S पाया जाता है और इसके 2 सब यूनिट होते हैं। जो छोटी सब यूनिट होती है उसको 40S कहते हैं और जो बड़ी वाली सब यूनिट होती है वो 60S होती है। तो यहाँ पे राइबोसोम के प्रकार के बारे में भी जान गए। और ये दोनों सब यूनिट जो कोशिका द्रव्य में यानी साइटोप्लाज्म में फ्री होकर टहलते रहते हैं, जब प्रोटीन निर्माण यानी जब ट्रांसलेशन, रूपांतरण करना होता है, तो ये दोनों सब यूनिट आपस में आके क्या कर जाते हैं, जुड़ जाते हैं। उसी तरीके से जैसे बर्गर में क्या होता है, 2 ब्रेड को हम जोड़ देते हैं क्रीम से तो बर्गर बन जाता है, उसी तरीके से रूपांतरण के समय दोनों सब यूनिट मैग्नीशियम आयन की सहायता से आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये छोटी सब यूनिट और बड़ी सब यूनिट मैग्नीशियम की सहायता से आपस में जुड़ जाते हैं, जिससे कि राइबोसोम का निर्माण हो जाता है। अब ये तैयार हो जाता है किसके लिए, प्रोटीन के निर्माण के लिए। तो यहाँ तक ये वीडियो कंप्लीट हो जाता है, इसका ये पार्ट। इसके आगे हम देखेंगे किस तरीके से राइबोसोम mRNA के साथ मिलके और tRNA के साथ मिलके प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।